अब है कि छोटा सा पत्थर है तो थोड़ा सा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से कंसेक्यूटिवली आई का वैल्यू 2 रखेंगे तो नेक्स्ट ये मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ये टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत काम का है, आपको नीट और जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जड़त आघूर्ण या घूर्णन आघूर्ण, घूर्णन जड़त, जड़त आघूर्ण या घूर्णन जड़त। तो ये हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये वर्ड इनर्शिया जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, इनर्शिया, या लैटिन वर्ड है इनर्स। इन दोनों का मतलब होता है इनएक्टिव यानी इनकैपेबल, जो अपने आप कोई काम नहीं कर पाए, तो वहीं से ये आया है। तो मैंने इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशंस में ये सारे वीडियोस अपलोड कर रखा है। अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आप जाकर के हमारे उन वीडियोस को, हमारे चैनल में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो, वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका जरा बराबर भी डाउट नहीं रहेगा। शर्त है आपको शुरू से अंत तक सारा चीज को देखो, बड़े बड़े लेंथ का वीडियो नहीं है, बहुत छोटे लेंथ का वीडियो। लेट्स स्टार्ट इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में पहले मैंने डिफाइन कर रखा है, कहता है इनएबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन। यानी कोई बॉडी अगर विराम अवस्था में, कोई पिंड अगर विराम अवस्था में है या एक समान सरल रेखीय गति अवस्था में है, तो इन अवस्था को वो अपने आप नहीं बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। उस बॉडी के इनकैपेबिलिटी है अपने अवस्था को अपने से नहीं बदल पाना, किसी बाहर के सहयोग से बदलना, इस इनएक्टिवनेस को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो ये लीनियर मोशन में है। एंड एक्सटर्नल अब है कि अगर उसके उन अवस्था को, उन स्टेट्स को अगर हमें बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज दिस स्टेट्स, चाहे वो जिस स्टेट में, जिस अवस्था में, रेस्ट में है मोशन में लाना है फोर्स लगाओ, और अगर मोशन में है फोर्स लगाओ उसको रेस्ट में ले आओ। यानी उनके अवस्था को, स्टेट्स को बदलने के लिए हमें बाहर से फोर्स की जरूरत पड़ती है। द एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट के उसके अवस्था में चेंज आ जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। फर्ज करो एक छोटा सा पत्थर है और वो रेस्ट में है, तो अपना इनकैपेबिलिटी है कि वो रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में नहीं आएगा। अब हमें उसको उस रेस्ट वाली सिचुएशन को बदलना है, मोशन में लाना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब है कि छोटा सा पत्थर है तो थोड़ा सा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर पत्थर का मास बहुत हेवी है तो हो सकता है कि एक आदमी से ना हो, हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि किसी बॉडी के इनर्टनेस का जो मेजरमेंट है एक्चुअली उसका मास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ लीनियर इनर्शिया, यानी द्रव्यमान जो होता है वो रैखिक जड़त्व या सिर्फ जड़त्व कहते हैं उसका माप होता है। Hence, mass is the measure of linear inertia in linear motion. Similarly, a body at rest cannot start rotating about an axis on its own, and the body rotating about an axis cannot stop on its own. This inability is called rotational inertia. कोई पिंड अगर विराम में है, किसी एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है, तो अपने आप उस एक्सिस के अबाउट नहीं घूमेगा, या अगर घूम रहा है तो नहीं रुकेगा। तो अब अगर ये नहीं घूम रहा है तो घुमाने के लिए हमको क्या चाहिए, टॉर्क। जब भी किसी चीज को हम एक्सिस के अबाउट घुमाने की बात करते हैं तो वहां टॉर्क की बात करते हैं, और जब किसी लीनियर मोशन में किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने की बात करते हैं तो वहां पे फोर्स की बात करते हैं। तो यानी बॉडी अगर नहीं घूम रहा है तो हमें टॉर्क लगा के उसको घुमाना पड़ेगा, और अगर ये ऑलरेडी घूम रहा है तो फिर टॉर्क लगा के उसको हमको रोकना पड़ेगा। यानी अपने आप वो कोई भी अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता है पिंड,
और अगर ये घूर्णन गति की बात है तो उस समय उस इनएक्टिवनेस, अक्रियता को हम लोग रोटेशनल इनर्शिया या उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे ये बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट अगर वो घूम रहा होता है तो हमें इसको रोकने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ जाएगी, या अगर वो नहीं घूम रहा है हमें घुमाना है तब भी हमें टॉर्क की जरूरत पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि अपने आप किसी भी अवस्था को नहीं बदल सकता है, इसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। अब है कि इस रोटेशनल इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होगा। और लीनियर इनर्शिया में तो मैंने बोल दिया कि जितना ज्यादा उसका मास होगा उसके अवस्था को बदलने के लिए हमें उतना ही ज्यादा मेहनत करना होगा या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी उसकी जो इनएक्टिवनेस है, इनर्शिया है, अक्रियता है, जिसको जड़त्व कहते हैं, वह उसका मास का जो वैल्यू होता है वो तय करता है। यानी मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। बट किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई बॉडी के घूमने ना घूमने की बात अगर आ जाए और यहाँ पे अगर हम किसी जड़त्व की बात करें तो वहां पे उसके मेजरमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल इनर्शिया, यानी कौन सा वो भौतिक राशि है जो घूर्णन जड़त्व या जड़त्व आघूर्ण के लिए जिम्मेदार है। तो उसके लिए हमने कोशिश करा समझने के लिए काइनेटिक एनर्जी लेते हैं हम लोग। जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो घूम रहा होता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी से हम लोग इस चीज को डिराइव करने की खोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जब हम बात करते हैं तो दिमाग में हमारा आता है कि दिस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड, यानी इसको हम डिक्रीज इंक्रीज अपने आप नहीं कर सकते हैं या इसको डिस्ट्रॉय या उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं इट मीन्स कि वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी, जितना आप डिक्रीज की बात कर रहे हो वो आपने किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। या अगर किसी का एनर्जी इंक्रीज की बात करते हो तो इसका मतलब है किसी बाहरी सोर्स से आपने एनर्जी को गेन किया। तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एनर्जी कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन्हें ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का ना हम विनाश कर सकते हैं ना उसे हम पैदा कर सकते हैं। तो हमने वो बेहतरीन सा फिजिकल क्वांटिटी ऊर्जा को लेके चलने की बात करा, तो लेट्स काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। क्योंकि मोशन की बात है तो मोशन में जो एनर्जी की बात होगी वो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। अगर किसी पोजीशन को लेकर के बात करते तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते, तो सिचुएशन के हिसाब से एनर्जी का फॉर्म बदल देते हैं हम लोग। तो यहाँ बात करेंगे किसका बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो आपको कंसेप्चुअली हर चीज क्लियर होना चाहिए कि हमने काइनेटिक एनर्जी ही लिया, पोटेंशियल नहीं लिया, कोई और एनर्जी का फॉर्म नहीं लिया। वाई? तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से तय रहना चाहिए, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी कंसेप्चुअल बनो। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग पर विचार करने की यहाँ कोशिश करेंगे। लेट्स मान लिया जाए कि कोई एक पिंड है। क्या है बच्चों? कोई एक पिंड है। मान लो ये इर्रेगुलर शेप का कोई एक पिंड है। ओके, अब इस पिंड से एक एक्सिस हम पार करते हैं जिसके अबाउट मान लो ये बॉडी घूम रहा है। ये बॉडी के आर पार एक एक्सिस हमने पार कर दिया और मान लिया कि इस बॉडी का मास जो है वो m है और ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। उसी तरह से उनमें से एक छोटा सा पार्टिकल मान लेते हैं और ये मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका r है, मान लिया हमने। और जब ये रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, अभी उसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है। ओके, तो ये हमने मान लिया कि ये बॉडी अगर ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो पर्टिकुलर टाइम में इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल में एक पार्टिकल पर हमने यहाँ पे कंसीडर करा। अब उस पार्टिकल की अगर बात करेंगे, उस पार्टिकल का जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर हम काइनेटिक, सिंपली इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे उस पार्टिकल का, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। ओके, हाफ m और v इक्वल टू होता है r ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है
आर यानी पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं उसको। उस यानी दूरी को आर कहते हैं। आर से एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी हमने मैकेनिक्स में ये सारे लीनियर एंगुलर के बीच में जो रिलेशन है, लीनियर का डिस्टेंस, एंगुलर का डिस्टेंस, लीनियर का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, इस तरह का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है। आप उसको जाके जरूर देखो, बहुत छोटे लेंथ का वीडियो है, आराम से समझ सकते हो और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बच्चों जब भी कोई चीज डिराइव करो, हर स्टेप में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि ऐसा हमको डिराइव करना है, क्यों करना है, काहे करना है। हर स्टेप में आपको क्यों काहे होना चाहिए, क्योंकि साइंस में आपको क्यों, हाउ एंड व्हाई ही आता है हर जगह, उसी का आंसर आपको खोजना रहता है। लेट्स प्रोसीड। तो हमने कहा कि ये V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है आर ओमेगा। तो यहाँ अगर हम आर ओमेगा रखते हैं तो और इस पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बॉडी है बच्चों, ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना, इनमेरेबल या यूं कह सकते हो असंख्य या बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको बांटेंगे एटॉमिक साइज का, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब उन सारे पार्टिकल्स का नाम दे दिया, किसी का नाम दे दिया कि इसका जो है मास m1 है, डिस्टेंस उसका जो है r1 है, वेलोसिटी उसका v1 है। कोई दूसरा पार्टिकल होगा जिसका डिस्टेंस r2 होगा, मास उसका m2 होगा। इस तरह से बहुत सारा पार्टिकल हो सकता है, बहुत सारा पार्टिकल हो सकता है। इसी तरह से मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास mn है और इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से rn है, और इसी तरह इसका अपना अपना अलग अलग वेलोसिटी भी होगा। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, जब हम कोई चीज को किसी एक्सिस के अबाउट अगर घुमाते हैं, मान लो कोई एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूम रहा है और इस बॉडी के अंदर दो पार्टिकल है, मान लो एक A है और एक यहाँ पे B है। अभी दोनों को हमने ऐसे मिला दिया और कुछ देर के बाद ये बॉडी घूम गया, तो घूम गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, B वाला पार्टिकल यहाँ आएगा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये पार्टिकल ने लीनियर डिस्टेंस ये तय करा और इसने ये तय करा। लेकिन अगर एंगुलर डिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों, तो एंगुलर डिस्टेंस दोनों का एक ही है, थीटा है। इन्होंने S1 दूरी तय करा, इसने S2 दूरी तय करा। तो लीनियर डिस्टेंस अलग है, एंगुलर जो डिस्टेंस सेम हो रहा है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है हर पार्टिकल का डिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबका एक ही माना जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हर पार्टिकल का सेम रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम में जो वो रोटेट करता है तो वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। हाँ, लीनियर वेलोसिटी वो डिस्टेंस के हिसाब से अलग लगता है। एक पार्टिकल यहाँ है और यहाँ पहुंच गया, तो अब इस हिसाब से इसका डिस्टेंस S3 अलग हो जाएगा। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डिस्टेंस के हिसाब से लीनियर वेलोसिटी तय होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होगा। तो ये हो गया हमारा एक पार्टिकल के लिए। अगर हमने यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स मान लिया, ये सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल हो जाएगा इस पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटायर या होल, जो भी बोलो, बॉडी पूरे बॉडी का, तो पूरे बॉडी का अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देना है बच्चों, यहां तक हमने लीनियर वेलोसिटी रखा था, तो इसको हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। इसको आप यहां कह सकते हो कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। तो ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट करा इसके लीनियर वेलोसिटी को, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं या इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। इसी का नाम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो अगर हम यूं कहें कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटायर बॉडी, तो इसके फॉर्म में रखेंगे, और अगर हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे तो इस फॉर्म में रखेंगे। चलो मैंने इसको कर दिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये क्या हो जाएगा, हर एक पार्टिकल के लिए हाफ m1 r1 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा कि मास और दूरी अलग अलग हो सकता है, बट एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा, ओमेगा चेंज नहीं करेगा। उसी तरह से दूसरे के लिए हो जाएगा हाफ m2 r2
2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू n पार्टिकल के लिए हो जाएगा हाफ mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इन सब में एक चीज कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? तो हाफ सब में कॉमन आ रहा है। उसके बाद m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर और इसी तरह से प्लस mn Rn स्क्वायर और बाहर में ओमेगा स्क्वायर हमारा कॉमन आउट हो गया। तो इस रिलेशन में यहां तक आया हमारा। अब इसको थोड़ा सा फर्दर मैं और आगे बढ़ाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। अब ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हुआ या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ। एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बच्चों की, यहाँ m1 m2 m3 अप टू mn यानी पूरे बॉडी का जो टोटल पार्टिकल है वो, और यह सब पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये इसको अगर हम लोग सिग्मा में रख देते हैं, इसको इस तरह से यहाँ लिख देते हैं mi ri स्क्वायर इस तरह से, और ओमेगा स्क्वायर को हमने बाजू में रखा। अब यहाँ i का वैल्यू हमने क्या कहा कि ये i का वैल्यू 1 से लेके कहां तक है? n तक है, ठीक है। अब इस वैल्यू को कुछ देर के लिए हमने इसका नाम दे दिया i, तो ये हो गया i ओमेगा स्क्वायर, और बगल में आप यहाँ i का वैल्यू रख सकते हो। बगल में i का वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि वेयर ये जो i है ये हो गया सिग्मा mi ri स्क्वायर, और i का वैल्यू जो है 1 से लेके n तक है, यानी 1 से लेके n तक आप बैठाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। जैसे हमने कहा कि i1 रखेंगे तो m1 हो जाएगा r1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये टर्म मिल जाएगा। उसी तरह से कंसेक्यूटिवली i का वैल्यू 2 रखेंगे तो नेक्स्ट ये मिल जाएगा, और आप टू n तक रखेंगे तो ये मिलेगा। इसको हम लोग समेशन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिक्स का ये रूल है। तो यहाँ तक हमें काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया, हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया बॉडी का, और वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मिल गया हमको। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें प्राप्त हो गया। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं बच्चों। कंपेयर किससे करते हैं? तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी से करते हैं, या सिंपली जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वो लिखते हैं हम लोग हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं। अगर ये दोनों एनर्जीज को अगर हम कंपेयर करें तो ये हाफ आपको हाफ से कंपेयर हो जा रहा है, हाफ को आप हाफ से कंपेयर कर सकते हो, है ना। ये हाफ को हमने इस हाफ के साथ कंपेयर करा, और ये इससे हमने कंपेयर करा। दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अब ये मास के बदले यहां क्या आ गया बच्चों? आई आ गया। हमने अभी कहा कुछ देर पहले कि किसी बॉडी के लीनियर इनर्शिया की बात करते हैं तो बोलते हैं उसका मेजरमेंट के लिए मास जिम्मेदार है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ लीनियर इनर्शिया। Therefore, this quantity is responsible for rotational inertia या moment of inertia। तो हम ये कह सकते हैं कि moment of inertia इक्वल टू क्या हो गया? ये मेजरमेंट I हो गया, और ये वैल्यू इनफैक्ट क्या है? तो ये mi ri स्क्वायर है। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई बॉडी है जिसका मास mi है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी मान लो अगर ri है, तो यानी मास मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर का प्रोडक्ट के बराबर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब मान लो कि कोई पार्टिकुलर सिंगल पार्टिकल है, पर्टिकुलर केस में एक पॉइंट है, पॉइंट मास है, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, और यहां से इसकी दूरी, इसका मास मान लेते हैं कुछ देर के लिए m है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी r है, इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूला से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा mr स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करा, या उसके मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया। अब इसमें एक चीज आता है बच्चों, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन
घूर्णन त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी किसी बॉडी के जो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उस घूमने वाले बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसके अबाउट ये बॉडी ऐसे घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसको रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। अब रेडिएशन ऑफ जायरेशन हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वह पार्टिकल जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, उन कणों के जो दूरी है, डिस्टेंसेस है, उन डिस्टेंसेस के रूट मीन स्क्वायर के बराबर रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। इसको हम लोग फर्दर प्रूफ करेंगे, अभी इस सेंटेंस को बाद में देखते हैं ये क्या है, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक इर्रेगुलर शेप का कोई एक बॉडी कुछ भी मान लिया और इस बॉडी के आर पार कहीं से भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है, यानी इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूम रहा है। और हमने मान लिया कि इस बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स में एक पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास m है और डिस्टेंस कितना है, r1 है, और दूसरा पार्टिकल हमने ले लिया जिसका मास भी वही है। इट मे हैपन कि छोटे छोटे पार्टिकल एक ही बॉडी का है और पार्टिकल का साइज अगर इक्वल है, एटॉमिक साइज है, तो हर एक एटम का सेम सब्सटेंस के हर एक एटम का मास हम सेम ले सकते हैं, या यूं कहें कि अगर हम पार्टिकल का साइज सेम रखें और मास को सेम कंसीडर कर सकते हैं, बट डिस्टेंस ये इक्वल नहीं कंसीडर कर सकते हैं कि उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरियां अलग अलग होगा, कोई बिल्कुल नजदीक होगा, कोई दूर होगा। इसी तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें एक पार्टिकल हमने और ले लिया जिसका मास m है और डिस्टेंस उसका rn है, या यूं कह सकते हैं कि इस पूरे बॉडी का मास m है, इसको हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांटा जिन पार्टिकल्स का मास छोटा छोटा m है और डिस्टेंसेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है। अब इन सब के लिए हम लोग यहाँ बात करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन का, रेडियस ऑफ जायरेशन का। तो अभी हमने कहा कि इस पूरे बॉडी का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें बच्चों, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये समेशन होगा या सम होगा। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया I इक्वल टू क्या होता है, mi और ri स्क्वायर। तो हमने कहा कि हर एक का मास तो सेम है, तो हर एक के मास को हमने यहाँ सेम रख दिया, तो यानी m कर दिया, और ये जो r है ये हमारा सेम नहीं है, अलग अलग पॉइंट अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ उसकी दूरी अलग अलग हो जाएगी। तो हमने कहा कि ये r1 है, ये r2 है, इसी तरह से r3 है अप टू ये rn स्क्वायर कर दिया। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने अगर ये i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर ये समेशन का कोई मतलब नहीं रहता है, तो समेशन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। समेशन को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से उसको हटा देंगे और हटाने के बाद इसको हम लोग इसको डायरेक्ट हम इक्वल कर देते हैं। अब हमने समेशन का काम कर दिया, मास को हमने चेंज नहीं करा चूंकि मास सबका कांस्टेंट माना है, और यहाँ पे I का वैल्यू फ्रॉम 1 2 3 से लेकर के अप टू n पार्टिकल के लिए रखते हैं, इतना होता है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हम पूरे बॉडी का मास को क्या रखा है, m रखा है। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक छोटे से पार्टिकल का मास कितना है, m है एक पार्टिकल का, और हमारे पास कितना पार्टिकल है, n पार्टिकल है। तो एक पार्टिकल का मास अगर स्मॉल m है और ये पूरा बॉडी n पार्टिकल से बना है, तो पूरे बॉडी में n पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। m इंटू n का मतलब है इस पूरे बॉडी का ये मास हो जाएगा, यानी पूरे बॉडी के मास के लिए हमें इस m को मल्टीप्लाई करना होगा n के साथ। अब अगर आपने किसी चीज को बाहर से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वलिटी साइन नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा। तो इसको नहीं बिगाड़ना है तो हम लोग क्या करने हैं, तो यहाँ जो वैल्यू हमने रखा है r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और इसी तरह से ये rn स्क्वायर है, और इसको हमने होल डिवाइड कर दिया यहाँ पे n के साथ।
अब ये n और ये n हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर वैल्यू हमको वही मिल जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो इक्वल का मतलब होता है कि दिस वैल्यू इक्वल इतने का है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये तो वैल्यू हो जाएगा हमारा कैपिटल M, अभी मैंने बताया। और इस पूरे वैल्यू के लिए हम k स्क्वायर ले लेते हैं और लिखते हैं कि ये जो k स्क्वायर है, इनफैक्ट ये r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, इसी तरह से ये rn स्क्वायर अपॉन n है। और यहाँ से अगर हम k का वैल्यू निकालना चाहें तो ये होल रूट हो जाएगा आपको r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड n। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, मास ऑफ द इंटायर बॉडी, पूरे बॉडी का मास हो गया। और ये जो k हुआ, इसका मतलब है कि हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं किसी भी पार्टिकल का, तो बोलते हैं उस बॉडी का मास कितना m है, यानी उसका पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास या मास को हम लोग m मानते हैं। तो पूरे बॉडी का मास पार्टिकल साइज का है तो ये m हो गया, डिस्टेंस कितना है r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr स्क्वायर। अगर बॉडी का मास, पूरे बॉडी का मास यहाँ m है और उसके साथ सम स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो दिस वेरी सम स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया ये k, और उस हिसाब से इसको हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन का डेफिनेशन यही है। यही जो k आया हमारे पास, इसी k का नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ये k हो गया, और ये k को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसको हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। तो अब ये घूर्णन त्रिज्या क्या हो गया, तो रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, यानी जितने पार्टिकल है सारे पार्टिकल का जो डिस्टेंसेस है उन डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम, फिर उसके बाद n से डिवाइड कर दिया तो वो एवरेज हो गया, और उसके बाद ये रूट लग गया, इसको हम लोग बोलते हैं रूट यानी स्क्वायर रूट। उसके बाद हमने क्या लिया है, मीन, जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी उतने से डिवाइड कर दिया ऐड करके, तो उसको मीन या एवरेज कहते हैं हम लोग। तो ये मीन हो गया, और फिर क्या है, किसका मीन है, तो हर एक डिस्टेंस के स्क्वायर का मीन है, स्क्वायर डिस्टेंस। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस हो गया, और उसी को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो आज जो हमारा क्लास हुआ बच्चों, ये रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हुआ। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। हमारे चैनल को अगर बिल्कुल पहली बार आप देख रहे हो तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर दो, और हर नई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और आप इससे फायदा ले सकते हो। हमारे इस वीडियो को जूम करो या उसको आप पॉज करो, आराम से उसको नोट्स भी बना सकते हो, सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हमारी वेबसाइट में जा करके इससे रिलेटेड आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।